वेल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जाना और फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि फैराडेज का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके फॉर्मूला को देखा। हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता क्या है। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं यानी न्यूमेरिकल्स हैं, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपके पास आता है चलिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। देखिए आपके बोर्ड पे पहला प्रश्न दिख रहा है। एक विद्युत धारा कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयनों में जो श्रेणी क्रम में है प्रवाहित की गई है। यदि किसी समय में 0.7 ग्राम तांबा एकत्र हो तो उतने ही समय में कितना सिल्वर प्राप्त होगा। जबकि आपके पास कॉपर का परमाणु भार 63.5 दिया हुआ है और सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 108 दिया हुआ है। तो प्रश्न को पहले समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन पे हम लोग जाएंगे। प्रश्न आपका कहा क्या रहा है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके पास 2 बिलियन है। चलिए 2 बिलियन ले लिए हम लोगों ने। एक आपके पास किसका बिलियन है, देखिए एक बिलियन है कॉपर सल्फेट का, यानी ये CuSO4 का बिलियन हो गया। दूसरा बिलियन है सिल्वर नाइट्रेट का, यानी AgNO3 का बिलियन है। 2 बिलियन ले लिया हम लोगों ने। इन 2 बिलियनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। चलिए 2 बिलियन आपके पास हैं। इन दोनों बिलियनों को किस क्रम में जोड़ना है, तो चलिए हम लोगों ने जोड़ देते हैं इसे श्रेणी क्रम में। यानी कि इसको पहले यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़िए और नेगेटिव टर्मिनल से किसको जोड़िए, इसको जोड़िए। और ये आपका पॉजिटिव भाग, ये नेगेटिव भाग, इसको आप लोग क्या चाहे तो कह सकते हैं एनोड, और इसे आप चाहें तो कह सकते हैं कैथोड। चलिए, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा कैसे, तो इन दोनों को आपस में आप जोड़ दीजिए। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद प्रश्न क्या कहता है कि एक विद्युत धारा, मतलब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की गई जो यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ तक आ गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयनों में, यानी कि कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। विलयनों में जो श्रेणी क्रम में है, बिल्कुल दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, प्रवाहित की गई, यानी कि विद्युत धारा इसमें और इसमें दोनों में समान रूप से प्रवाहित की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी समय में कुछ समय बीतने के बाद 0.7 ग्राम तांबा एकत्र हो तो, यानी कि इस पे एकत्र होने वाले तांबा की मात्रा आपको दी हुई है, इस पे एकत्र होने वाले कॉपर की मात्रा कितनी दी हुई है, तो 0.7 ग्राम। तब क्या कह रहा है कि उतने ही समय में कितना सिल्वर प्राप्त होगा, यानी कि इसकी मात्रा 0.7 ग्राम अगर इस पे मुक्त हो रही है समान विद्युत धारा प्रवाहित करने से, तो यहाँ पर सिल्वर कितनी मात्रा में मुक्त होगा ये आपको बताना है। तो देखिए फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन कहता है कि अगर आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो इसका द्रव्यमान W हो जाएगा। इसका WA मान सकते हैं, इसका द्रव्यमान WB मान सकते हैं, और इसका इक्विवेलेंट वेट EA मान सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट EB मान सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आपका बनकर आया था, WA बटा WB बराबर EA बटा
सॉरी गलत लिख दिया हमने। फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया था, WA/EA बराबर WB/EB। अब ध्यान दीजिए यहाँ से प्रश्न से, WA आपका क्या है, कॉपर है, तो यहाँ पे WA बराबर आप चाहें तो W कॉपर लिख सकते हैं, और कॉपर का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है कितना, 63.5 ग्राम। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपका हो गया किससे, और अगर आप ये निकालना चाहें, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और इसी को हम लोग क्या कहे थे, हम लोग कहे थे तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉपर का, और कॉपर का तुल्यांकी भार प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, परमाणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता। आपको याद होगा हमने आपको बताया था, इक्विवेलेंट वेट जब भी पता करते हैं, तुल्यांकी भार जब भी पता करते हैं, तो कैसे पता करेंगे, उसके परमाणविक द्रव्यमान को संयोजकता से भाग देंगे। तो परमाणविक द्रव्यमान आपके पास है 63.5 और कॉपर की संयोजकता होती है 2, तो आपके पास कितना मिल गया, 31.75 ग्राम। ये क्या मिल गया, ECU यानी कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। ये तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब देखिए ध्यान देना है आपको, क्या यहाँ पे ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मिल गया, उसी तरह से आपको क्या करना है कि सिल्वर का भी इक्विवेलेंट वेट पता करना होगा। यानी कि आपको ये WA मिल गया है, यानी अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WCU/ECU बराबर WAG/EAG। यानी कि अगर आप चाहें तो इसके WA बराबर क्या लिख सकते हैं, WCU, और ये बराबर क्या लिख सकते हैं, ECU। उसी तरह से WB बराबर लिख सकते हैं WAG, और EB बराबर क्या लिख सकते हैं, EAG। चलिए, तो अब हमको चाहिए क्या, WCU, और WCU तो ऑलरेडी हमारे पास है, ECU हमको मिल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे कि WAG हमको पता करना होगा, और EAG हम पता कर लेंगे यहाँ से। देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉपर का ये WA, सॉरी यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, WA क्या है आपका, मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा, और मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा आपकी दी हुई है कितना, 0.7 ग्राम। 0.7 ग्राम आपके पास मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा आपको मिल गई है, और ECU यानी कि कॉपर का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक 31.75 ग्राम आपके पास आ गया है। अब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं है, ये आपके पास है इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। चलिए, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया कॉपर का, अब बात कर लेते हैं सिल्वर का। तो ध्यान दीजिए, WB बराबर हम लोगों ने क्या लिखा था, WAG, और ये तो हमें पता ही करना है कि कितनी मात्रा में ये मुक्त होगा। और आपके पास आप ध्यान दीजिए, EB आपको पता करना, और EB का मतलब क्या हो गया, EAG, और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए आप क्या करेंगे, परमाणविक द्रव्यमान बटा आप क्या करेंगे, संयोजकता से आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार पता करेंगे। तो परमाणविक द्रव्यमान आप देख सकते हैं, आपको सिल्वर का 108 दिया हुआ है, और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी सिल्वर की संयोजकता होती है 1। तो अब आप यहां से क्या प्राप्त कर सकते हैं, EAG बराबर 108 ग्राम, यानी कि सिल्वर का ये इक्विवेलेंट वेट आपको मिल गया। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला से। देखिए, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG या फिर AG सिल्वर का तुल्यांकी भार आपने प्राप्त किया 108 ग्राम। अब इस फॉर्मूला को उठा के लाइए यहाँ पे, WCU बटा ECU बराबर
WAG बटा EAG, यानी कि मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा बटा कॉपर का तुल्यांकी भार। ये हो गया मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा बटा सिल्वर का तुल्यांकी भार बराबर आप क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर आप यहां से आए तो आप बराबर क्या लिख देंगे, WCU आपके पास है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कहाँ चला गया, WCU 0.7 ग्राम। चलिए 0.7 ग्राम हो गया। और ECU यानी कि अगर हम बात करें कि ECU कि अगर हम बात कर लें तो आपके पास ECU कहाँ चला गया, ECU आ गया आपके पास 31.75 ग्राम, ये मिल गया। अब बात करेंगे WAG, यानी WAG तो हमको प्राप्त ही करना है कि कितनी मात्रा में सिल्वर मुक्त होने वाला है, और हमें EAG चाहिए। तो EAG क्या हो गया हमारे पास 108 ग्राम, 108 ग्राम हो गया। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों को एक साथ लेके आइए, इन दोनों को एक साथ लेके आइए, यानी WAG गुना में लिखेंगे 31.75 ग्राम बराबर 0.7 ग्राम गुने 108 ग्राम। देख लीजिए यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे कि सिल्वर की मात्रा मुक्त कितनी होनी चाहिए उसको प्राप्त करना है, तो कितना हो जाएगा 0.7 ग्राम गुने 108 ग्राम बटा ये चला जाएगा बटा में 31.75 ग्राम। इससे आपको क्या मिल जाएगा, मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके हम लोग मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा प्राप्त करते हैं। तो चलिए कितना आ गया, WAG बराबर 2.38 ग्राम। तो मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा कितनी आ गई, 2.38 ग्राम हो गई। आप इसको ध्यान से समझिए, एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। तो चलिए ध्यान से आप देखिए स्टूडेंट, इसको फिर से प्रश्न को हम दोबारा आपको पढ़ रहे हैं कि एक विद्युत धारा, आपके पास ये एक डायग्राम है, और उस डायग्राम के आधार पर प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे समझेंगे, तो एक विद्युत धारा कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयनों में जो श्रेणी क्रम में है प्रवाहित की गई, यानी कि ये हो गया कॉपर सल्फेट का विलयन, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, और दोनों को हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, और श्रेणी क्रम में जोड़कर जब हम विद्युत धारा समान मात्रा में दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि अगर कि दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम अगर जोड़ दें किसमें, श्रेणी क्रम में, और समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा जो होगी वह समानुपाती होगी उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की। तो चलिए उसी से यहाँ पे हम लोग आ गए कि WA जो है वो क्या है आपका, मुक्त होने वाले A की मात्रा, और WB क्या है, मुक्त होने वाले B की मात्रा, और A क्या है आपका कॉपर, तो यानी मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा और ये मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा से क्या हो गया, हमने डिवाइड कर दिया किसको, ECU यानी कि कॉपर का तुल्यांकी भार से, और इसको हम लोग डिवाइड कर दिए कॉपर के सिल्वर के तुल्यांकी भार से, और इन दोनों का जो मिश्रण, इन दोनों के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में सिल्वर यहाँ पे मुक्त हुई है। अब ध्यान दीजिए WA क्या हो गया, तो कॉपर का मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा को दर्शा रहा है। तो उसी तरह से तुल्यांकी भार अगर हम प्राप्त करें कॉपर का, तो क्या होता है तुल्यांकी भार का फॉर्मूला, दिया हुआ द्रव्यमान यानी परमाणुिक द्रव्यमान बटा संयोजकता। तो कॉपर का परमाणुिक द्रव्यमान 63.5 ग्राम, संयोजकता 2, हमें क्या मिल गया 31.75 ग्राम। उसी तरह से हम सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर का अगर हम इक्विवेलेंट में देखिए, सिल्वर के मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा हमें प्राप्त करनी है,
तो सिल्वर के मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को अगर हम प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करिए, तो प्राप्त करना ही है और हमें प्राप्त उसके अलावा करना है सिल्वर के तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट को। और सिल्वर के तुल्यांकी भार को प्राप्त करने के लिए आप सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान में उसके संयोजकता से भाग देंगे। तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान में जब उसकी संयोजकता से भाग दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 108 ग्राम। और दोनों विलयनों के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपस में समानुपाती होने चाहिए, यानी कि इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दोनों बराबर होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या था, तो देखिए ये कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हो गया सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, मान दिया हुआ है और उसके आधार पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे सिल्वर के मुक्त होने वाली मात्रा। तो ध्यान दीजिए, कॉपर का दिया हुआ मुक्त होने वाली मात्रा आपके पास 0.7 ग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट अगर देखें तो 31.75 ग्राम है, वो यहाँ पे आ गया। सिल्वर का अब मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा हमें प्राप्त करनी है और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार हमारे पास 108 ग्राम, देखिए हम यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। अब इन दोनों को आपस में लाएंगे तो दोनों को साथ में लीजिए। जब हमें पता है कि 4 मान में से एक मान अगर निकालना हो और 3 मान दिया हुआ हो तो इस आधार पे बहुत ही आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के पास है, यदि सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.001118 हो तो ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालें। अगर इस तरह का प्रश्न हो जिसमें किसी एक पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक दिया हो और दूसरे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक प्राप्त करना हो तो उसे हम फैराडे के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालते हैं। देखिए फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे हम निकाल पाएंगे, आप ध्यान से इसको समझिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है आपका, आप लोग ध्यान दीजिए कि WA/EA बराबर WB/EB। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका किसका, जेड का वैल्यू, यानी कि ये हो गया आपका फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का वैल्यू WA/EA WB/EB। एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, क्या, ZA/ZB बराबर EA/EB। जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, जहां ZA बराबर A का विद्युत रासायनिक तुल्यांक और ये लिखेंगे A का रासायनिक तुल्यांक। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा ZB बराबर B का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए और यहाँ पे हो जाएगा EB बराबर B का रासायनिक तुल्यांक, B का रासायनिक तुल्यांक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक और ऑक्सीजन, यानी कि अगर आप WA बराबर मान लें सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक और EA बराबर क्या हो जाएगा,
सिल्वर का, एक मिनट, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, वैद्युत, सॉरी डब्ल्यू ए लिख दिए यहाँ पे, जेड ए लिखिए, जेड ए बराबर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और ये हो जाएगा सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक। तो क्या हो गया आपके पास, जेड ए को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जेड ए जी, और यहां लिख सकते हैं ई ए जी। उसी प्रकार से यहां पे देखिए जेड बी को क्या हम लोग लिखेंगे, सिल्वर के बाद आपका क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक। देखिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ZO2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, EO2। अब देखिए इस प्रश्न से अगर हम लोग यहाँ पे आगे आए तो आप क्या देख सकते हैं, जेड ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख देते हैं पहले, जेड ए बटा जेड बी बराबर ई ए बटा ई बी, और इसको आप कैसे यहाँ पे बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर आप लिख सकते हैं जेड ए जी बटा जेड ओ टू बराबर ई ए जी बटा ई ओ टू। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे यदि सिल्वर का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि ZAG दिया हुआ है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया हुआ है, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं आगे, एक मिनट इसको मिटाइए और इसको मिटाकर यहाँ से हम आगे नीचे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, ZAG आपका दिया हुआ है कितना, 0.0011118, यानी 0.0011118, ये क्या हो गया आपका ZAG हो गया। अब आपको ZO2 प्राप्त करना है, और यहां पे ध्यान दीजिएगा EAG अगर हम प्राप्त करें तो सिल्वर का अगर इक्विवेलेंट वेट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, परमाणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता, तो क्या हो जाएगा, परमाणविक द्रव्यमान बराबर 108 और संयोजकता 1 बराबर 108 ग्राम, यानी EAG आपको 108 ग्राम मिल गया। उसी तरह से EO2 अगर प्राप्त करें तो ये भी परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक नहीं लिख सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ पे अणु है तो आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता बराबर हो जाएगा 16 बटा 2 बराबर 8 ग्राम। तो ये मिल गया आपके पास EO2। अब देखिए यहां से फॉर्मूला पुट कीजिए, यहां से आगे अगर आप बढ़ें तो क्या लिख सकते हैं, ZAG, और ZAG का मान है 0.0011118 बटा आपके पास क्या चाहिए, ZAG बटा ZO2, और ZO2 तो आपको निकालना है, यहाँ लिख दीजिए ZO2, और बराबर में आपको चाहिए क्या, EAG, और EAG आपने कितना लाया 108 ग्राम, और आपको चाहिए क्या EO2, और EO2 कितना है आपके पास, ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 ग्राम। अब देखिए इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, ZO2 गुने 108 ग्राम बराबर 0.0011118 गुने क्या लिख सकते हैं 8 ग्राम, और यहाँ पे ZO2 बराबर क्या लिख सकते हैं 0.0011118 गुने 8 ग्राम बटा 108 ग्राम। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन का क्या मिल जाएगा आपको, एक ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, ZO2 बराबर हो गया 0.1234829 ग्राम, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप चाहें
तो अगर किसी एक पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको प्राप्त है तो दूसरे पदार्थ के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आप अच्छे से इस प्रश्न को देखिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके आगे वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत अपघटन नियम जो फैराडे का दिया हुआ है, इस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आने वाले समय में, या फिर अभी प्रेजेंट समय में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी यूज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आपने इस वीडियो को देखा, प्रश्न को समझने की कोशिश की, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।